हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप जी, कुल सचिव अयूब खान जी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा भवानी सिंह देता जी, कॉलेज आयुक्त श्रीमती सूची त्यागी जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के विधि महाविद्यालयों के प्रबंधक गण, प्राचार्यगण, प्रतिनिधि शिक्षकगण, छात्रगण और तमाम शिक्षाविद, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में आ सका। नहीं, ऐसा ताली बजाने की बात नहीं है। मैंने सुझाव दिया था प्रोग्राम का और मैंने कैंसिल कर दिया था। गलती मेरी रही। प्रोग्राम जब मिले मुझसे तो मैंने कहा एक प्रोग्राम करना चाहिए, सेमिनार का किया तो कम्युनिकेशन गैप रह गया। और आज ये चौथा प्रोग्राम मेरा है। अभी प्रोग्राम और जा रहा हूँ, आगे सीतापुरम जा रहा हूँ। तो प्रोग्राम ऐसे हो गए तो मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम तो पीछे साहब कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने जस्टिस गवाई को सब बुला रखा है। फिर कल अचानक ही दिमाग में आया, क्योंकि गवाई साहब का मैसेज मेरे पास मेरे टेलीफोन में बात हुई, तो मैंने कहा वो भी इस प्रोग्राम में आ रहे, तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, भाई मैं में प्रोग्राम आऊँगा। तो सर हमने चेंज नहीं किया था, हमें पता था आप आएंगे जरूर। ये आपका विश्वास ही तो आपको, यही विश्वास आपको जयपुर लाया हुआ है। ये व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व, ये पहले वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बहुत दबंगता से काम किया। सरकार आती जाती है, परंतु इन्होंने अपना धर्म निभाया और कई टीचर का भला हो गया। बहुत सारे बैठे हुए थे, परमानेंट नहीं हो पा रहे थे। क्या बीतती आप पे अगर परमानेंट नहीं हो तो बताओ नौकरी में। अभी हमने जो ओल्ड एज पेंशन लागू की तो पूरे देश में स्वागत हो रहा उसका, और बिना मांगे हुए की। सबसे बड़ी बात है, कोई ज्ञापन नहीं, कोई मांग नहीं, सब मानवीय दृष्टिकोण से करें कि आज 35-40 साल कोई व्यक्ति काम करे नौकरी में और हर वक्त टेंशन रहे कि पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, अनसर्टेनिटी थी। पैसा जमा हो रहा था, वो शेयर मार्केट में जा रहा था। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यूक्रेन युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट नीचे आ गई, उस पर पता नहीं क्या हो जाए। तो ये क्यों भुगते कोई व्यक्ति जो सेवा कर रहा प्रदेश की, प्रदेशवासियों की। हम कहते गुड गवर्नेंस देंगे, तो गुड गवर्नेंस मतलब पहले उनको तो संभालो जो आपके परिवार के लोग हैं। पर मैंने देखा है कि राजस्थान के लोग बड़े भले लोग होते हैं, वो ज़्यादा मेरे विरोध नहीं करते हैं। अब 2 विश्वविद्यालय थे, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर की लॉ यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के इतिहास जो मैंने सुना है, और शायद हो सकता है इनके थ्रू ही आई होगी बात, कि यूनिवर्सिटी चालू होने के बाद में कोई बंद होती नहीं आज तक। एक बार यूनिवर्सिटी का एक्ट बन गया, वो यूनिवर्सिटी की बंद नहीं होती है। ये मैं सुनता था। 100% बात तो खुद जानते हैं क्योंकि रहे हुए यूजीसी के अंदर। तो मुझे कहा गया और 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। जितना विरोध होना चाहिए था पत्रकारों द्वारा भी, क्योंकि आज का जमाना पत्रकारिता वो नहीं जो पहले थी खाली प्रिंट वाली। आज के विजुअल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सोशल मीडिया भी है, सब तरह के कोर्स चलते हैं। और इतना शानदार यूनिवर्सिटी मैंने चला के खोली थी बिना मांग किए उसके भी, और उसके बाद में उसको बंद कर दी गई और कोई तरह का विरोध नहीं। एक मौन जुलूस भी नहीं, मौन जुलूस में बहुत ताकत होती है, वो भी नहीं। और ये डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की होगा बंद हो गई, आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। आप लोग तो दबे हुए रहते हैं क्योंकि सरकार पता नहीं क्या रोक लेगी, नहीं सरकार आ गई है। और प्राइवेट कॉलेज वाले हिम्मत नहीं कर सकते। पर एडवोकेट्स थे राजस्थान के अंदर, उनको आगे आना चाहिए था एडवोकेट्स को, क्योंकि उसकी लॉ घर के और ये इन्होंने
स्वीकृति दी है। ये सब उपलब्धियां हैं सर, सामान्य स्थिति में संभव नहीं है, कोरोना में की है पूरी। मैं तो इससे ज्यादा मानता हूँ उपलब्धि आपकी। आप क्यों मानते हो? एक व्यक्ति को बुलाना, आना स्वीकार किया, एक अपना शहर छोड़ के कोई आना नहीं चाहता है, और दिल्ली वाले आना चाहते भी नहीं वैसे भी, इन्होंने आना स्वीकार किया, इसलिए मैंने कहा इनका एहसान है। और काम भी अच्छा कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए आज सबको, आज परिवार को इकट्ठा कर लिया, प्राइवेट को और गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, और ये बता रहे थे कि ऐसा कोई देश के अंदर शायद इस प्रकार का प्रयोग कभी हुआ नहीं सेमिनार के इस रूप में। तो मैं जो कह रहा था आपको कि आज मेरी बाइट थी सुबह, हम जो शपथ लेते हैं एमएलए एमपी या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस संविधान के अंतर्गत लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम कहते हैं उन्होंने बनाया, जाटने कमेटी चेयरमैन थे, सब कहते हैं उनके बारे में, और क्या उनका खुद का परिवार था क्या इत्यादि, वो सब व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या जानते हम लोग, उसके ऊपर तो जितना कहे इतना कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संविधान बन गया, जिसका पूरे दुनिया के अंदर भी एक अलग स्थान है हमारे संविधान का, और उसी शपथ लेके हम लोग विधायक बनते हैं, शपथ लेने के बाद ही विधायक होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और उस शपथ को लेके मैंने एग्जाम्पल दिया बिरला होटल सुबह दूसरे प्रोग्राम में, कि जैसे गंगा जली को शपथ लेते के लोग, हमारे यहाँ रिवाज है, गंगा जली शपथ ले ली मैंने, या पता नहीं क्या क्या शपथ लेते के लोग, ज़्यादा मेरा इसमें विश्वास नहीं रहता। तो वो शपथ होती है, तो वो भी शपथ होती है, भाई देखो मैंने शपथ ली हुई है, और शपथ लेने के बाद कोई तोड़ता है तो कितना बुरा लगता है। आप शपथ लेते हो संविधान के अंतर्गत, और शपथ को हम तोड़ रहे हैं देश के अंदर। आज संविधान की ध्वजा उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं, लोकतंत्र संकट में आ गया है। जिस रूप में आज चल रहा है देश, होगा तो अभी से ही चुनाव मोड में आ गई केंद्र सरकार, राजस्थान में अभी मोड में आ ही गई है। उसी के अंतर्गत कल वहाँ पर हमारे उनके राष्ट्रीय नेता पर आए। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि भाई ये पूछो उनको कि तुम वहाँ तो बुलडोजर चला रहे हो, यहाँ हमने जी को पकड़ा, वो निर्दोष है मान लो, तो क्या यहाँ की सरकार अगर बुलडोजर चलाती और जो आप कह रहे हो निर्दोष लोग पकड़े में, क्या बीतती उनके ऊपर? ये अधिकार ना मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री को एक बुलडोजर चला दो। आप चुनाव जीत गए यूपी में, बुलडोजर के नाम से जीत गए, आपको घमंड आ गया है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर इंदिरा गांधी जैसे नेता थी जिसने परमाणु विस्फोट किया 74 के अंदर, पोखरण के अंदर, दुनिया में तेल का मर गया, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दी, क्या क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कोई बहुत कम बात नहीं थी। मैं तो शरणार्थी शिविरों में गया हूँ, वहाँ पर बॉर्डर पर बांग्लादेश के जब युद्ध चल रहा था, तो मुझे मालूम बचपन के अंदर क्या माहौल था देश के अंदर। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट के अंदर। वो चुनाव खुद हार गई, खुद चुनाव हार गई। हाँ बताइए, और फिर वहाँ पर आंधी चली तो वो भी आगे, हम लोग सब एमपी बन गए। तब से हम बराबर लगातार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये अधिकार किसी को नहीं है। हम शपथ ले रहे हैं लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता की तो ध्वजा उड़ रही है। आज संविधान बना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया होगा, तो उसने इस देश का जो नक्शा है अनेकता में एकता वाला, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग वर्ग और अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा और समझ में नहीं आता हम लोग। उस मुल्क को एक अखंड रखना कोई मामूली बात है। इंदिरा गांधी ने जान की बाजी लगा दी, पर खालिस्तान ने बनने दिया। लोग भूल जाते हैं, सरदार बेन सिंह जी थे, नेस्तनाबूद कर दिया। आप मेरे कई लोग मालूम होगा क्या हालात है पंजाब के, कितने लोग रोज मरते थे वहाँ पर। वो नेस्तनाबूद कर दिया, उनको बम से उड़ा दिया गया। यदि मुख्यमंत्री, यदि प्राइम मिनिस्टर हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, पर देश एक व अखंड रहा। तो सबसे ज्यादा जरूरत से आज भी जुडिशरी मजबूत रही। जो आज स्थितियां हैं देश में, कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो,
आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर जुडिशरी मजबूत रहेगी, अच्छे अधिवक्ता बनेंगे, कॉलेज के अंदर अच्छी समझ वाले बनेंगे। देखिए, पास होना बहुत आसान काम है। मैंने भी लॉ किए बिना पढ़े हुए। आप सोच सकते हो इसलिए आप सबको पढ़वाना चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है। लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है, बिना पढ़े हुए लॉ मैंने कर ली। मैंने कहना मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं जाना, पढ़ लेना कभी कभी और काम चल गया। तो ये स्थिति उस वक्त से थी, 50 साल पहले से ही। तो आपके ऊपर जो सब्जेक्ट रखा गया है बहुत शानदार रखा गया है, क्वालिटी जिसकी आज जरूरत है देश को। अच्छे अधिवक्ता बने, अच्छे जुडिशरी में आए। कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वकील की बात, जजेस की बात भी नहीं है। लोअर कोर्ट के जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो भी अच्छे विद्वान हों, समझदार हों। मुझे मालूम है कई बार फैसले देते हैं, हो सकता है जैसे मैंने पढ़ाई की उन्होंने पढ़ाई की होगी। तो आप बताओ इस पर क्या ये पढ़ाई करके जज बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, कर जाए, हाई कोर्ट जज नंबर आए, कई बार सीनियरिटी में आ जाते हैं, कई बार पिकअप कर लेते हैं, जो बनते वकीलों में बनते हैं। ऐसे हालात में अगर मान लीजिए, और मजिस्ट्रेट अच्छे भी होते हैं, अच्छा फैसला देते हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानते हैं। मुझे अच्छा लगता है कोई जज किसी की सिफारिश नहीं माने। मैंने मेरी जिंदगी में पहले बहुत कुछ निर्भर करता था मुख्यमंत्रियों पर। जब मैं पार्लियामेंट में था 80 के अंदर, और इंदिरा गांधी का मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था। इंदिरा जी के बाद में राजीव जी के साथ मंत्री बन गया, राज्य मंत्री बन गया। और उस वक्त में मुख्यमंत्रियों के हाथ में काफ़ी कुछ ये प्रोसेस वही हुआ होता था जज बनने का। उस जमाने से मैंने देखा भाई, हमने भी हमारे किसी ने कहा भाई अच्छे वकील साहब हैं, और बन भी गए होंगे। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी सिफारिश नहीं करी किसी जज को तो भाई ये कर दिया, और मैं इसके खिलाफ हूँ। ये आरपीएससी संस्थान है, जुडिशरी है। अगर आप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो और आप सिफारिश करते हो। मैं 80 में जब एमपी बन के गया पहली बार, तो मेरे पास कई बच्चे आए साहब कि मेरा इंटरव्यू है आरपीएससी में। तो मैंने कहा भाई मैं तो सिफारिश करता नहीं। उदाहरण और चले गए कि साहब लो, मैं नया बना ही था, जैसे मैं ट्रांसफर पोस्ट में नहीं पढ़ता, तो उस वक्त समझा रहे हो कि मुझसे भी नया, हम तो 28 साल के लड़के को बनाया एमपी, और ये तो मैं मना कर रहा है ट्रांसफर पोस्ट में नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, ये क्या तरीका। क्या धीरे धीरे आराम हो गया। मुझे 40 साल तक ट्रांसफर पोस्ट वाला कम तंग किया, नुकसान नहीं ठीक ही होगा। उसी प्रकार मैंने कहा आरपीएससी वगैरह भी मैं इसमें नहीं पढ़ता, ट्रांसफर मतलब सिफारिश में नहीं पढ़ता। और मैं कुछ समझा था बैठ के, मैं भी 28 साल का ही था। तो मैंने कहा देखो बात सुनो, तुम सिफारिश करा रहे हो मुझसे, कोई विधवा औरत बेचारी बच्चे को पढ़ा रही होगी, बच्चे को मेहनत करके पेट काट के, और जब बारी उसकी आ रही है तो सिफारिश दे आ रहा है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। तो सब खिलाफ होने लग गए। तो मैंने एक नया तरीका ढूंढा, चुप रहो, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा था बच्चे को, उसको जो मेरे पास आता उसको नुकसान हो रहा था। वो कह आपने मना कर दिया, फला नेता जो है, मेरा दोस्त जो है वो फला नेता का रिलेटिव है या मिलने वाला जाति का है, वो तो उनकी सिफारिश कर रहा है, आप मेरे को मना कर रहे हैं। तो वो क्या डिमोरलाइज होकर जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो बेचारा वो फिर जाता। तो मैंने कहा मैं चुप रहो, वाले पॉलिटिक्स करो, चुप रहो, उसको को भी ठीक है, तो मेहनत करो, देखते क्या होता है। तो आप झूठ भी नहीं बोले। आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि मैंने गांधी जी का सत्य का प्रयोग पढ़ रखा था। तो मैं कुछ तो गांधीवादी बनो भाई। तो कहने का मतलब ये है, ये तमाम बातें जो है ये जिंदगी के अनुभव ले आई है। पर ये आज देश में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में बीजेपी, ये हमारी दुश्मनी तो है नहीं किसी से। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है। एक बार बड़ौदा के अंदर राहुल गांधी को कहा, ऐसी मीटिंग हो रही थी, इंटरेक्शन,
जिनका ये बीजेपी और आरएसएस बर्बाद कर देगी देश को, खत्म करना चाहिए इनको। तो राहुल गांधी ने वापस कहा भाई देखो ये आप गलत कह रहे हो, आरएसएस और बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, हमें उनको खत्म करने की बात नहीं करनी, वो अपनी जगह रहेंगे, हम अपनी जगह रहेंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई हमें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म क्या करना है, देश किस दिशा में जाएगा, उस वाली बात है। आज दुश्मनी हमारी उनसे भी नहीं है, पर अगर मान लीजिए वो जिस रूप में जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एक ऐसी बला पैदा हो गई देश के अंदर कि सीजीआई को कहना पड़ रहा है कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी कुछ जमाने के अंदर, और मैंने खुद ने धरना दिया दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में कि रात को 2 बजे पुलिस के ऊपर सीबीआई के बाद अटैक करती है, सीबीआई वाले अरेस्ट करते, पुलिस वालों को भी छापा डाल देते हैं। पर दिल्ली में एक घटना आपने पढ़ी होगी उन दिनों के अंदर, एक घटना ऐसी हुई कि रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के हेडक्वार्टर में छापा डाल दिया, ऑफिस सील कर दिया उनको, पुलिस ने जाकर के। ये भी देश में हुआ है, मजाक बन गई पूरी। उस क्रेडिबिलिटी क्या रही, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ गया, और मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मिस्टर वर्मा जो भी थे डायरेक्टर, उनको रिलीफ दी, सब कुछ किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की चली। और वो कल परसों मैंने देखा कि वो अपनी पेंशन के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, ये स्थिति है। कल परसों मैंने पढ़ा उस वर्मा को, या कोई था नाम, कि उनका सब रोक दिया गया उनको गवर्नमेंट ने, तो वो फिर रहे हैं कि भाई मेरे को ये एनओसी दो, ये करो वो करो, उसमें लगे हुए वो। तो ये डेमोक्रेसी में ये सब बातें ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की जरूरत है आज भी, और हमने छूट दे रखी है। ये भी मैं बता दूं आपको, ये कॉलेजेस 22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था तब पहली बार, पहले यहाँ पे प्राइवेट अलाउ नहीं थी कॉलेज बनना, मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, कोई कॉलेज प्राइवेट नहीं बन सकती थी, मेरे ख्याल से लॉ भी नहीं बन सकती थी। मैं जब सीएम बना उसके पहले मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मुझे इसलिए भेजना पड़ा पूना कि साहब मैं 22 साल तक वहाँ एमपी रहा, तो मालूम पड़ा था राजस्थान में आप एडमिशन नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि डोमिसाइल नहीं है। अरे मैंने कहा पैदा तो जयपुर में हो, पर वो टेक्निकली क्या नहीं था, आप तो दिल्ली में बच्चे पढ़ाई किए, इसलिए आप यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पुनः भेजना पड़ा। वहाँ पर सिम्बोसिस और वो भी आप भारतीय विद्यावन आप जानते हो क्या क्या है। तो मैंने देखा भाई ये तो गलत तरीका है, सहयोग से मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया, ये तो सहयोग की बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, चेन्नई में भयंकर कॉलेज खुली हुई है प्राइवेट सेक्टर में, राजस्थान में क्यों नहीं खुली हुई है, हमें भी अलाउ करना चाहिए। तब से हमने अलाउ करना शुरू किया। अब आती क्वालिटी की बात आती है, 2 बातें, या तो आप खोलो मत, अगर आप मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे ख्याल 100 खुल गई राजस्थान के अंदर, कुछ बंद हो गई वापस। आपकी कॉलेज भी मेरे ख्याल से बहुत खुल गई है, कुछ शायद बंद भी हुई होगी, मुझे पता नहीं, अंदाज है मेरा, क्योंकि कहीं चल नहीं पाती है, कोई फैकल्टी अच्छी मिलती नहीं है, आपकी मजबूरी होती है, आप भी फैकल्टी कहाँ कर लाओ, तो मजबूरी आपकी हो सकती है। पर एक प्रकार से सर्वे वही करती है जो कि मतलब एक प्रकार से परसेंट बन जाता है, ये कॉलेज अच्छी है, वो तो उस तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपके कॉलेज का नाम होगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा इस फील्ड के अंदर, मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा आपने, और मुझसे ज़्यादा आप लोग इन बारे में जानते होंगे। मुझे खाली इतना ही कहना है कि कॉलेज हमने अलाउ करी, उससे मेडिकल कॉलेज बहुत आ गई, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा आ गई, और चाहे आपके लॉ कॉलेज हो या दूसरी हो जो, उस वक्त ही मैंने बनाई थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की, उस वक्त ही मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बाद में सेकेंड टर्म में बना सीएम 2009 के अंदर, तब बनाई है लॉ यूनिवर्सिटी है जो बंद कर दी गई। वापस मैं भी आया 19 के अंदर, तो मैंने वापस शुरू की दोनों को, इसको भी और हरदीप ऋषि के नाम की यूनिवर्सिटी को भी, और उसी कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं।
यूनिवर्सिटी नहीं बनती, देवस्वरूप नहीं आते तो हम यहाँ बैठ ही नहीं रहते। तो मुझे खाली ये तो गपशप करो, इतनी कम है बात ये। अब आप बताइए मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आज वो जैसा होते अगर तो बोलने का मजा आता। देखो अभी जोधपुर में हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो आप मेरे कोई होगा मुझे पता नहीं, कोई थे क्या? आप थे। मैंने वहाँ राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए थे, सीजेआई बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2-4 और सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे थे, मिश्रा जी सहित। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस थे हमारे, और हाईकोर्ट सब जजेस थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, प्रकाश जावड़ेकर थे या वो रविशंकर प्रसाद थे। सबकी मौजूदगी में जो बातें मैंने कही है, अच्छा रहेगा कि आप उनको थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। मेरे कोई यूट्यूब में मिल रहा है आपको, तो आप जरा उसको सुने। सुना आपने? जो मुझे कहना था दिल की बात मैंने सबके सामने कही, सबके सामने कही। इसलिए आज मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया जिसकी जरूरत थी यार। देखो इतना